दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निबंध के सभी पहलुओं पर। दोस्तों, निबंध को लेकर के दिन प्रतिदिन इतने ज़्यादा मैसेजेज आते हैं और पिछले 5-7 सालों से मैं लगातार क्लासेस दे रहा हूँ। लेकिन निबंध का जो बेसिक होता है, जो लोग बहुत सारे लोग अभी नया एडमिशन लिए हैं और बहुत सारे लोग जो है जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन सभी से मैं ये कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए और क्लासेस अब रेगुलर होंगी और निबंध पे जो भी समस्या, ये ऐसी वीडियो होगी जो आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगी। डेली हम लोग 20 मिनट चर्चा करेंगे कि हाउ टू राइट एन एसे, और उसको लेकर के जो भी समस्याएं आज तक आपके दिमाग में होंगी, सारी समस्याओं का समाधान इस 5 वीडियो के माध्यम से मैं करूंगा। और आप लोग अपने प्रश्नों के उत्तर, अगर आप कुछ चाहते हैं कि और भी प्रश्न इसमें जोड़ें, क्या क्या हम लोग इस वीडियो में शुरू करेंगे, आइए एक बार देख लेते हैं दोस्तों। और उसके बाद भी अगर आपके पास कुछ समाधान शंका रह जाती है कि आप मुझसे जो है प्रश्न पूछ सकते हैं। इन सभी प्रश्नों की 5 क्लासेस होगी, रेगुलर होगी, ये 5 के पांचों दिन होगी। जो लोग पेड हैं उनके लिए भी होगी और साथ ही जो नॉन पेड हैं, मतलब यानी कि जो लोग यहाँ पर निबंध लिखते ही हैं अपना, मतलब वीडियो देख के, वो लोग भी यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं क्या क्या समस्या और आपके जहन में आती है, उस पर हम लोग यहाँ पर डिटेल बातचीत करेंगे। तो कुछ जो समस्याएं हैं जो मैंने चुन रखी हैं कि आप ये समस्या फेस करते हैं। जैसे पहला कि निबंध का सिलेबस, तो आपको सिलेबस सभी लोग लगभग सिलेबस तो सभी को याद होना चाहिए। नहीं याद है तो आप एक बार याद कर लीजिए, इस पे हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। दूसरा है कि यूपीपीएससी के लिए बिल्कुल जीरो से निबंध कैसे लिखें, ठीक है ना? बिल्कुल जीरो से निबंध कैसे लिखें, इस पर हम लोग बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि आप जो है प्रस्तावना कैसे लिखें, प्रस्तावना की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, साथ ही हमारे मुख्य भाग कैसा होना चाहिए, मुख्य भाग की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, निबंध लेखन में स्रोत क्या क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी पुस्तकें हम यूज करें, क्या क्या हम स्रोत यूज कर सकते हैं, मैगजीन कौन सी पढ़ें। और इससे जितने भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं वो 10 हैं, 10 मैं अभी आज आपको बता दूंगा। और भी प्रश्न आपको लगेगा तो आप लोग यही नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और दोस्तों, आप मेरे साथ निबंध की एक ऐसी यात्रा पर आज निकलेंगे जिससे हम अपने मैक्सिमम अंक स्कोर कर सकें। यूपीपीएससी, आरओ, यूपीएससी, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो इनमें आप मैक्सिमाइज कैसे करें अपने स्कोर को, उस पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ हमारे पास कुछ कोर्सेज हैं। अभी देखिए क्या है कि ये 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। गुरु पूर्णिमा है, सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज से लेकर के 5 तारीख तक सभी हमारे कोर्सेज हैं, उस पर गुरु 30 आप कोड यूज करेंगे तो आपको मात्र जो है 30% सीधा सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि 30% का मतलब ये हो गया कि ये कोर्स जैसे कि 51,000 5100 का है, तो इसमें जो है लगभग 1600 के आसपास आपको डिस्काउंट, 5200 का है तो 1600 के आसपास डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे ये हमारा मेंस का क्रैश कोर्स है जिसमें टेस्ट सीरीज भी है दोस्तों। लगभग 200 के आसपास वीडियो क्लासेज आपको मिलेंगी, जैसे कि जो करंट अफेयर्स से संबंधित मुद्दे हैं, आईआर है, साइंस टेक है, ये सभी को कवर किया जाएगा। 200 प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज होंगी आपकी या लाइव होंगी। कंप्लीट पीडीएफ नोट्स होगा, 400 से अधिक प्रश्नों पर आपके मॉडल आंसर होंगे। और इसको मैं कोशिश करूंगा कि 600 हो जाए, लेकिन अभी तक हम लोग 400 की, ये 5 जुलाई से, यानी कि 5 जुलाई से शुरू हो रहा है कोर्स। तो इससे आप जुड़ सकते हैं। जो लोग मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, वो भी जुड़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, गुरु 30 करके हमारा और कोड यूज करेंगे, तो जैसे कि हमारा फाउंडेशन कोर्स है जो आप ले सकते हैं मात्र 6,900 से, यानी कि 7,000। तो यानी कि इस पर भी आपको 2,000 का छूट रहेगा। यानी कि ये कोर्स आपको मात्र 5,000 में ये कोर्स एक्सेस कर सकेंगे, जिसमें आप पूरे 1.5 साल सभी क्लासेज, चाहे वो एसए की हो, चाहे जीएस की हो, चाहे आंसर राइटिंग की हो, किसी भी प्रकार का सभी चीजें यहाँ पर आपको मिलती हैं। ठीक है ना? तो जो लोग भी प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके हैं वो भी, और देखिए एसए का कोर्स मात्र 1050 में पड़ जाएगा आपको, जो कि हमारा 1499 में होता था। 30% गुरु 30 आप यूज करेंगे। तो ये जानकारी अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। हमारा अभियान सिविल सर्विसेज ऐप डाउनलोड करें। कोई समस्या हो तो 8802913517 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो इन सभी मुद्दों पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि सिलेबस हमारा क्या है, सिलेबस को हमें कैसे समझना चाहिए। और ये सिलेबस दिया है, बड़ा वास्ट सिलेबस है।
यानी कि लिटरेचर और कल्चर पर हमारा क्या है, लिटरेचर एंड कल्चर पहला टॉपिक है। अब इसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, साहित्य समाज और साहित्य से चीजें पूछी जाती हैं, पूछी जाती हैं कि साहित्य और कल्चर से चीजें पूछी जाती हैं, कल्चरल एस्पेक्ट से बहुत सारे ऐसे हैं जिसके उदाहरण आप लोग देखते होंगे प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। इससे होगा। दूसरा है सोशल इश्यूज, सोशल इश्यूज से जो भी समस्याएं हैं ये सोशल सेक्टर है, जैसे कि महिलाओं से संबंधित एक इससे रहता ही रहता है। सोशल सेक्टर से आप जो है, चाहे वो किसी प्रकार की बुराई हो, सामाजिक बुराई हो, सामाजिक समस्याओं से है, जैसे महिलाओं से संबंधित समस्या, पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग से संबंधित समस्या, और भी जो सामाजिक मुद्दे हैं, जैसे कि वर्तमान में अगर आप सामाजिक मुद्दे देखें तो जो समान नागरिक संहिता है उसको भी पूछा जा सकता है आपसे, यौन हिंसा है वो पूछा जा सकता है आपसे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। हाँ दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि एक निबंध आप लोग लिखेंगे जिसका टॉपिक मैं आपको अभी दे दे रहा हूं, मानव तस्करी एक गंभीर अपराध। तो जो लोग भी एडमिशन लिए हैं, ठीक है ना, जो लोग एस्से लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, वो लोग सभी लोग क्या करेंगे, मानव तस्करी एक गंभीर अपराध, इस पर जो है निबंध लिखेंगे। और प्रति सप्ताह जो है आपको 2 निबंध लिखवाया जाएगा, ठीक है ना। इस पे मॉडल आंसर और ये और बाकी की क्लासेज जो है रेगुलर चलेंगी। आपकी हिंदी की क्लासेज जो भी आरओ से जुड़े लोग हैं, कल से आपकी हिंदी और जीएस, हिंदी ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव और प्लस जीएस की 3-3 क्लासेज आपको मिलने लगेंगी, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो हमारा पॉलिटिकल सेक्टर है, पॉलिटिकल से मैं बोलता हूं कि आप लोग कम लिखने की कोशिश करें, ठीक है ना। पॉलिटिकल सेक्टर से, राजनीति से आप थोड़ा बच के रहें, तो यहीं पे 2 चीज़ें मिल जाती हैं बहुत अच्छी। राजनीतिक क्षेत्र में अगर देखिए कोई ऐसा मुद्दा है भारतीय परिप्रेक्ष्य में पूछना है और वास्ट एरिया में है, इसको पूछे नहीं तो आप सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से ही, साहित्य से ही, लिटरेचर और सोशल से ही आप एक निबंध मिल जाता है, आपको पॉलिटिकल लिखने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन मैं बताऊंगा किस प्रकार से पॉलिटिकल भी लिख करके आप बहुत अच्छा अंक पा सकते हैं, लेकिन आपके अंदर बायसनेस नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी पार्टी से जुड़े हों, किसी भी संगठन से जुड़े हों, किसी भी जाति धर्म से हों, महिला हो पुरुष हो, वो अगर भेदभाव अगर आपके अंदर है, हालांकि नेचुरली रहता है, हम किसी न किसी बैकग्राउंड से रहते हैं और किसी न किसी प्रकार का हमारे पास जो है पॉलिटिकल अप्रोच होता है, पॉलिटिकल झुकाव होता है, वो उससे बचने के लिए इसको छोड़ ही दें तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं छोड़ पाते हैं, अगर लिखना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं तरीका बताऊंगा। सभी विचारधाराओं पे अगर आपकी सही पकड़ है, दक्षिण पंथ, वाम पंथ, सेंट्रल कौन सी होती है, सेंटर टू लेफ्ट क्या है, लेफ्ट टू सेंटर क्या है, अगर इन सब की समझ है और भारतीय राजनीति की समझ है, कांग्रेस के काल में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, हुई थी, और बीजेपी के कार्यकाल में क्या-क्या समस्याएं हैं और क्या-क्या समाधान हो रहे हैं, अगर इन पर अच्छी समझ है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ ही देना ज़्यादा सही रहता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एक प्रश्न रहता ही है, और इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट इसका आपका इसी में आ ही जाता है। इकोनॉमिक सेक्टर से बहुत ही अच्छा निबंध आता है, अगर आपकी करंट अफेयर्स से अच्छी पकड़ हो तो ये एस्से आप ज़रूर लिखें। मैं तो हब सभी एग्ज़ाम में ये एस्से ज़रूर लिखता था, वो सबकी अपनी-अपनी पसंद है। लिटरेचर वाला मैं नहीं लिखता था क्योंकि ऑप्शनल कौन-सा आपने पढ़ा हुआ है, हालाँकि अब ऑप्शनल है नहीं। फिर भी अगर आपको कविताएँ, कहानियाँ, इस तरीके की उपन्यासों के नाम, कविताएँ याद हों तब आप साहित्य पर लिखें, नहीं तो आपको सोशल सेक्टर से बहुत अच्छा निबंध मिल जाता है। एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड, इंडस्ट्री और ट्रेड, इससे आपको एक निबंध मिल जाता है। और कुछ-कुछ आप देखेंगे 2017 के समीक्षा अधिकारी जो पेपर हुआ था, उसमें 2 एस्से आ गए थे किसानों की समस्याओं से, ठीक है ना? और उसमें काफ़ी अच्छा मेरे इसका लगभग 40-45 स्टूडेंट ने 80 प्लस स्कोर किया था और बहुत सारा लगभग 65 प्लस सिलेक्शन हुआ था उस बार, ठीक है ना? तो अभी तो सीटें कम हैं और एक और खुशखबरी आप सभी के लिए कि आपकी जुलाई लास्ट तक वैकेंसी आ जाएगी। जो समकक्ष वाला मामला फंस रहा था, समकक्ष यानी कि एलिजिबिलिटी का, वो लगभग सॉल्व हो जाएगा 1 हफ्ते में ही। आयोग को समकक्षता के संबंधित
नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तीसरा जो हमारा खंड होता है, जो निबंध हमें लिखना होता है, वो किससे होता है? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से, यानी कि आईआर से होता है आपका ज़्यादातर, और नेशनल इंपॉर्टेंस न्यूज़ जो होती हैं, तो वो आप इसको फॉलो करेंगे तो यहाँ से हो जाता है। जैसे कि अभी जो है समान नागरिक संहिता, ये नेशनल न्यूज़ में भी हो जाएगा। इंटरनेशनल न्यूज़ में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे हैं, जैसे युद्ध है, रूस यूक्रेन युद्ध है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में और भी हैं, जैसे समस्याएं हैं। जैसे आप देखेंगे कि तेल की समस्या है, तेल की समस्या, तेल और गैस की समस्या जो है यूरोप झेल रहा है, वो जो हम ट्रीटी बहुत सारी हमारे भारत ने अमेरिका के साथ जो है बहुत सारे समझौते किए हैं, तो भारत अमेरिका संबंध इस बार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत रूस संबंध, भारत चीन संबंध, भारत पाकिस्तान संबंध, भारत नेपाल संबंध, भारत बांग्लादेश संबंध, इस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो घटनाएं होती हैं जिसमें भारत का इंटेंशन होता है, या कुछ यूनाइटेड नेशन या संगठनों से संबंधित कुछ न्यूज़ हो, तो उससे प्रश्न बन सकता है। प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि। इसमें देखिए इस बार जो है साइक्लोन जरूर पूछना चाहिए, काफी दिन हो गया साइक्लोन पूछे हुए। तो बिपरजॉय, एक साइक्लोन आया था बिपरजॉय, इसके बारे में आप लोगों ने देखा होगा, ये इसको पढ़ लीजिएगा। और इस तरीके की न्यूज़ पढ़ने के लिए ना आप हमारे वेबसाइट www.abhiyancivilservices.com, अभियान सिविल सर्विसेज .com पर जा करके सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इससे जो है आप क्या करेंगे, बहुत सारे आपके जो आर्टिकल्स हैं, डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस भी आपको मिलने लगेंगी। ये आप ज़रूर वहाँ से देखें। और नेशनल डेवलपमेंट स्कीम्स जो हैं, योजना परियोजनाएं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। अभी जो है नेक्स्ट पूछा जा सकता है। अभी देखिए एनीमिया उन्मूलन के लिए आज ही करंट अफेयर्स में था, कल मोदी जी ने 5 लाख रुपए तक का अनाउंसमेंट किया था ना, तो ये वाला स्कीम पूछी जा सकती है। और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस की होती हैं, उनको उनके बारे में पूछा जा सकता है। क्लियर है? ये तो रहा अपना सिलेबस, ठीक है ना। सिलेबस के बाद ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं, कोर्सेज को आप अभियान सिविल सर्विसेज। अब इसमें हम लोग कई मुद्दों पर बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि सिलेबस हमने देख लिया, अब इस सिलेबस होता क्या है। तो निबंध के 3 खंड होते हैं, ठीक है ना, जिसमें मैंने बात कर ली, एक का चयन करना होता है, और आप 3 भाषाओं में लिख सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू। उर्दू जो है हमारी राजकीय भाषा है। कब राजकीय भाषा बनी थी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हिंदी अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, जिन लोगों का उर्दू ऑप्शनल होता है, अगर वो पसंद करते हैं। बहुत कम लोग लिखते हैं निबंध उर्दू में, अंग्रेजी में निबंध। जिस भाषा वही आप चूज करिए जिसमें आप फ्लुएंट हो। फ्लुएंट इन द सेंस कि आपकी परवरिश जहां भी हुई हो, ग्रामीण परिवेश में हुई हो, तो इंग्लिश कितना भी आप अच्छे से पढ़े हो, लेकिन आपका थॉट प्रोसेस नहीं डेवलप हो पाता है। तो थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए आप जिस भी भाषा में सही फील करते हो, ये ऐसा नहीं कि ट्रांसलेशन करने लगे, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, आप दोनों में से उसी भाषा में चुने और ये निबंध सीख लीजिए। यहाँ से आप लिख किसी भी भाषा में सकते हैं। तो ये 700 अंकों का 700 शब्दों का आपको निबंध लिखना होता है। लगभग 6 से 7 पेज आपको वहाँ पर मिलते हैं। और इसमें अगर आप 125 के लिख रहे हैं, कभी-कभी जैसे हम लोग लिखते थे तो 800 प्लस हो जाता था। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा काउंटिंग नहीं होती, आपका कंटेंट पूरा होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, आप जो है फ्रेमिंग बनाएं कि नहीं बनाएं, फॉर्मेटिंग कैसे करें, इन पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे अभी, ठीक है ना। इसमें डिटेल बातचीत करेंगे। तो आप लोग क्या करिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि निबंध का सिलेबस पूरा घोट जाइए, याद कर लीजिए। पिछले कुछ सालों के निबंध के पेपर को मैं शेयर कर दूंगा, वो देख लीजिएगा। तो अब हम लोग बिल्कुल जीरो से निबंध कैसे शुरू करें, स्ट्रेटजी ये क्या होनी चाहिए, आपको क्या क्या आपके पास स्रोत होने चाहिए, इस पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। जितनी भी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में हो पाएगा, 15 से 20 मिनट से ज़्यादा मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो ना हो लंबी, तो आपको आसानी होती है, घंटों घंटों की वीडियो आप लोग पूरी तरीके से देखते नहीं हो। यूपीपीएससी के लिए बिल्कुल जीरो से जो निबंध लेखन शुरू करना एक कठिन काम हो सकता है, लेकिन सही दृष्टिकोण और तैयारी के साथ आप आवश्यक कौशल विकसित कर सकते हैं। आरंभ करने की आपकी सहायता के लिए यहाँ पर कुछ सशक्त विचार और उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है ना।
इन उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे कौन कौन से विचार आपके लिए जरूरी है। पहला, पढ़ने की आदत विकसित करें। सबसे ज्यादा जरूरी है आप एडिटोरियल पढ़ें। दूसरा, व्यवस्थित लेखन का अभ्यास करें। व्यवस्थित लेखन क्या होता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तीसरा, टॉपर्स के निबंधों का विश्लेषण करें। आप टॉपर्स के निबंध जो है ऑनलाइन आपको बहुत सारे टॉपर्स के, यूपीएससी के, यूपीपीएससी के नहीं मिलते हैं तो मैं कुछ अवेलेबल करा दूंगा जो टॉप स्कोरर रहे हैं। कुछ मैं निबंध आपको दूंगा मॉडल के रूप में, उस पर भी बहुत अच्छे नंबर मिल चुके हैं। चौथा क्या है कि निबंध के संकेतों को समझें, यानी कि आप जो है जितने भी आपके मूर्त निबंध, अमूर्त, जैसे अमूर्त निबंध तो यूपीपीएससी पूछता नहीं है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है कैसे डेवलप करें। अमूर्त और मूर्त निबंध क्या होता है उस पर मैं थोड़ी सी बात कर लूं आपसे। ऐसा जैसे कि पूछ दिया आपसे कि कुंभ मेला क्या है, एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके पास कुछ ना कुछ रहती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं मूर्त, यानी कि कॉन्क्रीट। और जो अमूर्त होते हैं, ठीक है ना, यदि यदि आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो क्या होता है, इस तरीके की। प्रेम, प्रेम ही जीवन है, इस तरीके से पूछ दिया जाए। वर्तमान समस्याओं का समाधान अहिंसा ही है, ठीक है। इस तरीके के अमूर्त होते हैं जिसमें आपको एग्जैक्ट चीजें पता नहीं होती है, फ्रेम करना और डायरेक्शन देना बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि यूपीएससी लगातार इससे प्रश्न पूछ रहा है। बीपीएससी का अलग ही लेवल हो गया है अब। बीपीएससी के कुछ मूस मोटाइए लोढ़ा हुई हैं, इस तरीके के प्रश्नों को भी पूछा जा रहा है, यानी कि जो लोकल कहावतें हैं उन पे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उसको कैसे डेवलप करें, इस पर भी हम अलग से क्लास लेंगे, क्योंकि बीपीएससी का अलग ही लेवल हो गया है, ठीक है ना। उसके 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट अजीबोगरीब प्रश्न पत्र वहां पर बन रहे हैं। तो चौथे पे क्या है, निबंध के संकेतों को कैसे समझे, ठीक है ना। जैसे उदाहरण हम देखेंगे, इसको डिटेल में बात करेंगे अभी, ठीक है ना। पांचवा क्या है कि विचार मंथन और रूपरेखा, यानी कि ड्राफ्टिंग कैसे। सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम ड्राफ्टिंग के बिना अगर निबंध लिखेंगे तो हम बिखर जाएंगे, कुछ पॉइंट को बहुत ज्यादा कर देंगे, कुछ पॉइंट को बिल्कुल कम कर देंगे। उसका उदाहरण भी मैं यहां पर दिखाऊंगा सभ्यता बनाम युद्ध के निबंध के द्वारा, ठीक है ना। उसके बाद छठा जो है हमारा क्या है, प्रासंगिक उदाहरणों का उपयोग करें, ठीक है ना। उदाहरण कैसे देने हैं, जैसे आप जलवायु परिवर्तन पे कोई निबंध लिख रहे हैं, या किसी, मान लीजिए कि आप अ, किसी हिंसा पर निबंध लिख रहे हैं, तो अभी जो है आपकी जो जल्दी की हिंसाएं हुई हों, जैसे कि आप लिख सकते हैं कि मणिपुर की हिंसा चल रही है जिसमें काफी समस्या और ये दंगे हुए हैं वहां पर, ठीक है ना। सामाजिक समस्याओं को लिख रहे हैं, राजनीतिक रूप से जोड़ना हो, वैश्विक रूप से जोड़ना हो, तो फ्रांस में हिंसा चल रही है उसको आप जोड़ सकते हैं। सूडान में बहुत बड़े स्तर पर जो है गृह युद्ध की जो है स्थिति चल रही है, उसको करंट अफेयर्स को से अपडेट रहें। अब जैसे करंट अफेयर्स का अपडेशन इतना ज्यादा जरूरी होता है कि निबंध आपका अपना तभी लगेगा जब आप उसके उदाहरण जो है बिल्कुल करंट अफेयर्स से देंगे। तो कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। आठवां है अभ्यास एवं समय प्रबंधन। सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप इसके कम से कम 10 ऐसे लिखेंगे आप एग्जाम से पहले, यानी कि जब तक मेंस नहीं हो रहा है और एग्जाम की डेट नहीं आ रही है प्रारंभिक परीक्षा की, तब तक 10 ऐसे लिख लीजिए और 5 ऐसे बाद में भी लिख लेंगे। यानी कि अगर आपने 15 ऐसे लिख लिया अपने मन से और बढ़िया मेहनत करके, तो आपको कोई भी 80 प्लस समीक्षा अधिकारी में और 100 प्लस यूपीपीसीएस में लेने से नहीं रोक सकता। क्लियर है ना। और इवन मैं बता रहा हूं कि यूपीएससी में 160 नंबर तक लाया जा सकता है। बिहार में आप जो है, बिहार पीएससी के अभी नंबर तो आए नहीं है, मार्किंग कैसे होती है, तो वहां भी 180 तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है ना। तो सिलेक्शन में बहुत बड़ा एक रोल अदा करेगा अब निबंध। आपको पता है जब ऑप्शनल नहीं है, खास करके यूपी पीसीएस की परीक्षा में, समीक्षा अधिकारी में और बिहार पीसीएस में, जहां पर ऑप्शनल का रोल बिल्कुल नहीं है, निबंध और हिंदी का बहुत बड़ा महत्व बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इस पर यूपीपीसीएस में अभ्यास कैसे करें और समय प्रबंधन कैसे करें, इस पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। 9 क्या है, मूल्यांकन अवश्य कराएं। मूल्यांकन आप अपने सीनियर से, जो अब किसी से भी मूल्यांकन मत करवाइए जो मुख्य परीक्षा लिखा है, तो जरूरी नहीं है कि उसका निबंध में अच्छा ही नंबर आता हो। मेरे कई ऐसे सीनियर हैं जो सिलेक्टेड भी हैं लेकिन निबंध में 75 नंबर से ज्यादा नहीं पाते थे, ठीक है ना। तो अब वो आपकी कॉपी चेक करेंगे, तो जरूरी नहीं कि वो एसडीएम हो तो बहुत अच्छा कॉपी चेक करेंगे, लेकिन अगर उनके निबंध जो है 95 प्लस रहे हों, 100 के आसपास रहे हों,
तब आप उनसे निबंध चेक करवाइए। हमेशा ध्यान रखिएगा, सभी लोग आपको एकेडमिक में निबंध पाना और यहाँ निबंध पाना दोनों में अंतर होता है। प्रोफेसर जो होते हैं वो लोग अगर मिले तो उनसे कॉपी चेक करवाइए, या ऐसे लोग मिले जो सीनियर हों या टीचर हों, स्पेशली निबंध के टीचर हों, जो खुद अच्छा स्कोर किए हों, उनसे आप कॉपी चेक करवाएं। ठीक है, तो मूल्यांकन जरूरी होता है, तभी आपको पता लगेगा। कुछ और बातें हैं, तो इन 10 बातों पर हम लोग डिटेल बातचीत करते हैं। चलिए एक एक बात पर हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं। और ये वीडियो ये पूरा कंटेंट जो है ना बहुत लंबा है, हम 5 वीडियो के लिए पूरा कंटेंट है, तो आप जो है धीरे धीरे एक एक पॉइंट को समझेंगे। ठीक है ना, तो आप जो है कुछ टिप्स जो बताए गए हैं, पढ़ने की आदत विकसित करें। अब ये पढ़ने की आदत कैसे विकसित होगी? सुबह उठते ही सभी लोग आज से गांठ बांध लें, जो लोग भी हमारे कोर्स में एडमिशन लिए हैं, एक एडिटोरियल जरूर पढ़ेंगे आप, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, जो भी आपकी भाषा हो पढ़ने की, मतलब जो भी समझने की, एक एडिटोरियल। अब एडिटोरियल कहाँ से पढ़ेंगे? तो जनसत्ता में पढ़ेंगे आप। जनसत्ता के एडिटोरियल पूरा एक बार ध्यान से उसको पढ़ जाइए। ठीक है ना, अभी कुछ करना नहीं है, जनसत्ता से आप पढ़ेंगे। या आप दैनिक जागरण पढ़ रहे हैं तो वो नेशनल इशू पढ़िए, दैनिक भास्कर, इन से जो है एक आर्टिकल जरूर पढ़िए। ठीक है ना, राजनीतिक आर्टिकल मत पढ़िएगा, राजनीति पर ढेर सारी अभी देखिए महाराष्ट्र में जो राजनीति में अजीत पवार का जो भूचाल आया है, अब उस पर बहुत सारे लेख आएंगे, तो उसको वो सब राजनीतिक लेख मत पढ़िए। आप सांस्कृतिक कोई लेख आए और कोई इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित लेख आए, और भी लेख आए, उस लेख को समझिए। उनका ऑर्गेनाइजेशन अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत बड़ा फायदा होगा। ऑर्गेनाइजेशन कैसे करना वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। आप इसको कम से कम 40 से 50 दिन लगातार, एक एडिटोरियल कितना टाइम लगेगा? 10 से 15 मिनट लगेगा, और उसको ना तो नोट्स बनाना है, कुछ नहीं करना है। आप सोचिए मुद्दा क्या है और किस तरीके से उस राइटर ने समझाया है। ठीक है ना, करंट अफेयर, समाचार पत्रों, मासिक पत्रिकाओं, इतिहास, सामाजिक मुद्दों, साहित्य जैसे विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर विस्तार से पढ़ें। यह आपके ज्ञान के आधार को विस्तृत करेगा और आपको विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराएगा। अब देखिए, बहुत सारी चीजें मैं करने के लिए नहीं कहूंगा, आपके पास उतना समय नहीं होगा और निबंध में उतना समय हमें देना ही नहीं है। ठीक है ना, आप हफ्ते में सिर्फ 3 घंटे दीजिए, 3 आवर्स, यानी कि 2 निबंध लिखिए या 3 निबंध और पढ़िए डेली। 10 से 15 मिनट आप एक एडिटोरियल पढ़िए। देखिए, अगर आप सोचेंगे कि मैं पढ़ा दूंगा, आप लिख लोगे, तो वो हो सकता है, बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं। लेकिन अगर आपकी समझ अच्छी होगी ना, तो आप जो है हाईली स्कोर कर सकते हैं, यानी कि आपको 10 नंबर का गैप बन जाता है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है तो आप 85 पा जाओगे, हमारे निबंध पढ़ लोगे। ठीक है ना, सभी लोग पढ़ते हैं जीएस में, अगर आप यूपीपीसीएस में, लेकिन अगर आपने अपनी समझ बना ली तो ये 95+ हो जाएगा। ठीक है ना, तो 10 नंबर का अंतर आएगा। समीक्षा अधिकारी में 70 नंबर लोग ऑन एवरेज पा जाते हैं, लेकिन 80+ जो पाएगा उसी का सिलेक्शन होता है ज्यादातर, आपको पता है। तो 10 नंबर का जो अंतर है ना, वो बहुत बड़ा कहाँ करता है कि पढ़ने की आदत हम नहीं डालते। इसको 15-20 दिन, 30 दिन आप करिए, जरूर करिए। ठीक है ना, अगर देखिए बहुत सारी किताबें हैं, किताबों को पढ़ने के लिए मैं नहीं बोलूंगा, कुछ उसके उदाहरण आप कहीं से सुन लीजिए, याद कर लीजिए। जैसे विवेकानंद जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं, अमर्त्य सेन है, अरुंधति राय है, पीजे अब्दुल कलाम है, युवल नोआ हरारी हैं। इन सभी लेखकों की पुस्तकें अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो अब बुक समरी आती है, ऑडियो बुक। ठीक है ना, बुक समरी, हालांकि उसमें बहुत कुछ मिलता नहीं है, तो वो कभी आप खाली हो तो, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि आप जा करके कर्म योग, ज्ञान योग आप पढ़िए विवेकानंद जी का, या सत्य के प्रयोग पढ़िए महात्मा गांधी जी का। अगर आपके पास समय है, एक्स्ट्रा है, केवल समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, समरी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, इंडिया विजन 2020 बहुत अच्छी पुस्तक है, विंग ऑफ फायर है, एपीजे अब्दुल कलाम की बहुत अच्छी पुस्तक है। इन सभी पुस्तकों को पढ़ने के लिए, और अरुंधति राय की बहुत सारी पुस्तकें हैं, अभी उनको देखिए यूरोप का कोई पुरस्कार भी मिला है। अमर्त्य सेन की बहुत सारी अर्थव्यवस्था पर और राजनीतिक दृष्टिकोण बहुत सारे हैं। महात्मा गांधी जी के बहुत सारे राइटर हैं। ठीक है ना, अब चेतन भगत, रविंदर सिंह इन लोगों को मत, अमीश त्रिपाठी, इन लोगों को आप पढ़ेंगे, फैंटेसी वाली बुक नहीं पढ़नी है। ठीक है ना, तो बुक आपको आपको समझ में आ गया, एक एडिटोरियल केवल पढ़ना है। कहीं कुछ पुस्तक मिल गई हो, अगर आपके पास समय हो, जैसे कि आप कहीं सफर में जा रहे हो, कहीं ऐसी जगह पे हूँ जहां पर आपके पास पढ़ने के साधन ना हो,
तो आप कोई पुस्तक अपने साथ ज़रूर रखें इस तरीके की, जैसे इंडिया विज़न 2020 ले लीजिए, मेरे सत्य के प्रयोग गांधी जी का ले लीजिए, ज्ञान योग, कर्म योग, सभी भक्ति योग, कोई भी। आप स्वामी विवेकानंद जी की बायोग्राफी ले सकते हैं, आप एपीजे अब्दुल कलाम की जो है कई पुस्तकें हैं, वो ले सकते हैं। साथ में अरुंधति राय हैं, वीएस नायपाल, अमर्त्य सेन, इन लोगों की कुछ अच्छी पुस्तकें अगर आपके पास हों, नहीं हो तो कोई बात ही नहीं है, बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एडिटोरियल ज़रूर आप पढ़ें। अपने विचारों को संरचित करने और उन्हें सुसंगत रूप से प्रस्तुत करने का अभ्यास करने के लिए बुनियादी लेखन अभ्यासों की शुरुआत करें। सरल विषयों से प्रारंभ करें और धीरे-धीरे अधिक जटिल विषयों की ओर बढ़ें। जैसे क्या होता है कि हम शुरुआत में ही सभ्यता बनाम युद्ध लिखने लगेंगे तो समस्या क्रिएट होगी। तो आप क्या पढ़िए, छोटी-सी बात लिखिए, जैसे कि शिक्षा का महत्व क्या है? ठीक है ना? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन? छोटी से समाज में प्रौद्योगिकी की भूमिका, ठीक है ना? अब मैं कई ऐसे समाज और प्रौद्योगिकी का योगदान, ठीक है ना? या विज्ञान दो धारी तलवार है, इस तरीके के जो हमारे बचपन में निबंध आते थे ना, टॉपिक बहुत सरल हो, जिसपे हम अपनी सारी तरीके से अपने आप को फ्रेम कर लें, इंट्रोडक्शन कैसे करें, मुख्य भाग कैसे करें, निष्कर्ष कैसे लिखें। इसमें जो है लघु निबंध छोटे छोटे आप लिखेंगे, यानी कि 2 पेज के, 3 पेज के, तो उससे भी आप शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं गाइड करता रहूंगा, तो आप लोग टॉपर्स के निबंधों का विश्लेषण करें। अब टॉपर्स के निबंध कहाँ मिलेंगे? इंटरनेट पे मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मेरे कुछ अच्छे स्टूडेंट हैं जो अभी भी इस बार भी लिख रहे हैं, तो बहुत अच्छे हैं। उनके निबंध मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे अरुण जी हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। आकांक्षा है, वो इंग्लिश मीडियम की बहुत अच्छी लिखती हैं। और और भी कुछ नाम मुझे ज़्यादा नहीं याद है, लेकिन कई लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, तो उनके निबंध भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, उनको पक्का अच्छा स्कोर आएगा। यूपीपीएससी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के निबंध कहाँ पर मिलेंगे? आप तो इंटरनेट पर मैं कोशिश करूंगा कि कुछ टॉपर्स के निबंध अगर अवेलेबल हो तो आपको अवेलेबल करा दूंगा। आपको अवेलेबल हुआ तो मुझे अवेलेबल जरूर करा दीजिएगा। सामग्री और शैली को समझें कि कैसे इन लोगों को अच्छा नंबर मिला। अब देखिए, एसडीएम है तो जरूरी नहीं है कि उनको अच्छा निबंध मिला होगा, लेकिन जो बहुत सारे लोग अपना शेयर करते हैं ना कि मैं एसडीएम बना तो मेरा एसए में इतना नंबर आया। अभी मेरे एक जूनियर हैं, उनका सिलेक्शन हुआ था, तो निबंध में उनको 112 नंबर मिला था। अब मुझे लगता है कि ये मैक्सिमम नंबर है, 112 या 13 जो भी है मैक्सिमम। 107 नंबर मेरा भी रहा है, ठीक है। पीसीएस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। समीक्षा अधिकारी में बहुत सारे लोग हैं जो 80, 85, 83, 84 हैं। मेरे खुद के 87 रहे हैं, तो ये हाईएस्ट स्कोर है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो इस तरीके के लोग अगर अब मिलें, उनकी कॉपी हो, विद प्रूफ हो, तभी आप उसको ध्यान से पढ़िए, नहीं तो मैं सिखा ही दूंगा आपको। भूमिका सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना कि जो हमारा इंट्रो होता है ना, वो किस तरीके से, बहुत सारे लोगों का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है ना। तो इससे आपको बहुत सारी मदद मिलेगी अगर कोई टॉपर्स के निबंध, नहीं तो मैं आपको चीजें बताऊंगा। निबंध के संकेतों को समझे। संकेतों को समझने का बहुत मैंने बता दिया है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। लैंगिक समानता, यानी कि ये भारत में लैंगिक समानता या शासन में प्रौद्योगिकी की भूमिका जैसे विषयों के विषय की बारीक समझ की आवश्यकता होती है। अब क्या होता है कि हम जो है जेंडर इक्वालिटी में चीजें तो लिखेंगे, ठीक है ना, लेकिन उसके सारे डायमेंशन नहीं कवर कर पाते। क्यों? अब हम समझते हैं कि जेंडर इक्वलिटी में डिस्क्रिमिनेशन केवल विमेन के साथ होता है, ठीक है ना, लेकिन विमेन के साथ नहीं, मेन के साथ भी हो सकता है। ये भी आप उसको अगर एक डायमेंशन और बढ़ा दें तो ये भी एक समस्या है। और फिर हमारा थर्ड जेंडर है। थर्ड जेंडर के साथ जो है हमारे LGBTQIA, अब तो कम्युनिटी बहुत लंबी हो गई है, तो LGBTQIA, ठीक है ना, इस कम्युनिटी के बारे में भी आप जेंडर इक्वालिटी की बात करेंगे। ये लोग अपना बहुत सारे इससे संबंधित, इस पर बहुत बढ़िया निबंध मैंने लिखा हुआ है और आपको क्लास भी ली हुई है। हमारे आर्ट ऑफ एस्से राइटिंग एक हमारा वो है, उसमें जाकर के आप देख लें, ठीक है ना। तो ये आपको समझना होगा कि किस तरीके से जो कीवर्ड्स हैं उनकी उनके व्यापकता को हम समझें, और उनसे संबंधित जितने भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक मुद्दे हैं, उन मुद्दों को जरूर उठाएं। और जब भी निबंध लिखा करें तो वैश्विक मुद्दों को भी आप ध्यान में रखा करें। हम लोग क्या करते हैं, और दूसरा यह है कि आप यूपी स्पेशल के लिए लिख रहे हैं, बिहार स्पेशल के लिए लिख रहे हैं, तो उनके भी फैक्ट्स को आप जरूर कवर करें।
जिस भी स्टेट पीएससी के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे जो है आपको बहुत मदद मिलेगी। विचार मंथन की रूपरेखा जो है, जरूर बहुत सारे लोग हैं, मैं देखता हूं कि ड्राफ्टिंग नहीं करते हैं। जो ड्राफ्टिंग नहीं करेगा, मैं गारंटी कहता हूं कि उनको निबंध में जो है जो नंबर मिल सकता था उससे 5 नंबर कम मिलेगा। गारंटी मैं बोल रहा हूं। जो मिल सकता था, अगर वो 80 पा रहे हैं तो 85 पाते, अगर वो ड्राफ्टिंग कर लेते। 90 पा रहे हैं, 95 पाते, ठीक है ना। तो विचार मंथन यानी कि हम निबंध में देखिए 3 घंटे हमें मिलेंगे, ठीक है ना। 3 घंटे में हमें 1 घंटा पर निबंध मिल रहा है, 1 आवर, ठीक है ना। तो हम हर निबंध को 5 मिनट जो है ड्राफ्टिंग पे लगाएंगे, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और ये जो अनुभव की कमी होती है, वो लोग जल्दीबाजी में लिखते हैं और कोई कई सारे डायमेंशन छोड़ देंगे। आप थोड़ा सा लंबी गहरी सांस लें। और मैं तो क्या करता था, 15 मिनट में पहले ड्राफ्टिंग करता था सारे डायमेंशन। शुरू में आपका दिमाग फ्रेश रहता है, आप सारे डायमेंशन को कवर कर सकते हैं। लास्ट पेज पर या कहीं रफ पेज मिले, वहां पर रफ पेज की व्यवस्था तो नहीं रहती है, लेकिन यह है कि आप लास्ट पेज पर कहीं पर ऐसी जगह पर करके जहां पर आपको लगे कि एक्स्ट्रा है, तीनों निबंध की ड्राफ्टिंग कर लेता था। तो आप जो है ड्राफ्टिंग अगर कर लिए, उदाहरणों को लिख लिए, कुछ कोटेशन आपको अब तुरंत याद आए लिख लिए, कुछ ऐसी चीजें करके आप अगर तीनों निबंध की फ्रेमिंग, तीनों नहीं तो कम से कम एक तो करिए ड्राफ्टिंग। फिर जब बीच में आप एक निबंध लिखेंगे ना, तो बहुत सारे की पॉइंट्स जुड़ते जाएंगे, तो उस ड्राफ्टिंग को और आप इनरिच करते जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर जब दूसरा और तीसरा निबंध और अच्छा होगा। अब ज्यादातर लोगों को लगता है कि पहला निबंध बहुत अच्छा हमने लिख दिया, बहुत अच्छा मैं लिखूंगा, तो नहीं। जब आप ड्राफ्टिंग कर लेंगे तो आप पहला निबंध लिखेंगे ना, तो दूसरे और तीसरे निबंध के टॉपिक से भी बहुत सारे कीवर्ड्स और पॉइंट निकल के आ जाते हैं। तो वो बड़ा ही मजेदार होता है, वो आप अनुभव करेंगे तभी मजा आएगा। तो विचारों का मंथन करना, उसको एक व्यवस्थित रूप देना, कुछ समय जरूर उसको अलग से दें, और उदाहरणों और कोटेशन, कविताएं जो भी आपको याद हो, जो आपने कुछ बना के रखे हैं, उसको जरूर आप देखें। तो यह आपके लेखन को एक संरचना और स्पष्टता प्रदान करेगा। उदाहरण के लिए, यदि निबंध का संकेत युवा सशक्तिकरण के बारे में है, तो आपकी रूपरेखा में प्रशासन, कौशल विकास, उद्यमिता में युवाओं की भागीदारी जैसे बिंदु शामिल हो सकते हैं। क्लियर है। तो इसको, जैसे कि मैंने ये निबंध मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग इसको जा करके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। तो इसमें आप देखिए क्या करना है आपको। सभ्यता बनाम युद्ध हमने लिखा, तो कम से कम मोटा मोटी जो है, आप कम से कम 9 पॉइंट तो जरूर लिख लें। चलिए उसके सब पॉइंट नहीं लिख पा रहे हैं, तो मोटा मोटी 9 पॉइंट जरूर लिख लें। प्रस्तावना हमें लिखनी है, प्रस्तावना हमें कैसी लिखनी है ये भी डिसाइड कर लीजिए। कहानी लिखनी है, ठीक है ना, कहानी कुछ याद आ रही है कि नहीं आ रही है, कविता लिखनी है, कोटेशन लिखना है, कुछ भी लिखना है, वो आप यहाँ पर हिंट दे दीजिए, ठीक है ना। सभ्यता और युद्ध, तो पहले क्या होता है कि इनको डिफाइन करना भी जरूरी होता है। प्रस्तावना, कुछ लोग तो डिफिनीशन से ही शुरू कर देते हैं, तो वो जनरल स्टडीज का आपका मैटर हो जाता है, और मुझे लगता है कि वो ज्यादा उपयुक्त नहीं है। आप कोशिश करें कि इसको अलग से डिफाइन करें, एक एक दो दो लाइन में, ठीक है ना। तो संघर्ष की स्थिति सभ्यता है, वो परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक भी है। युद्ध है, और उसको जो है किस प्रकार से हम सभ्यता की कल्चर्ड सोसाइटी क्या होती है, उसमें कौन कौन से डायमेंशन है, और युद्ध जो है वो कैसे सभ्यता को पूरी तरीके से विनाश कर देता है और नया परिवर्तन लाता है, ठीक है ना। युद्ध जो है सभ्यता के लिए क्या है, उत्प्रेरक, एक नया परिवर्तन लाता है। आप देखते हैं कि हर एक बड़े युद्ध के बाद एक नई सभ्यता और एक नए कल्चर का उदय होता है। युद्ध के कारण जो है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, 3-4 कारण आप लिख सकते हैं और उसको दिखा सकते हैं। युद्ध का विकासवाद को चुनौती, युद्ध विकासवाद को चुनौती है। जाहिर सी बात है कि अगर हम हिरोशिमा नागासाकी पर बम नहीं गिरा होता तो जापान का विकास क्या होता, भारत पाकिस्तान, भारत चीन युद्ध नहीं हुए होते तो भारत की स्थिति क्या होती, बंटवारा भारत पाकिस्तान का नहीं होता, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश अगर तीनों एक होते तो अलग स्थिति होती। तो युद्ध का परिणाम क्या होता है, समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बहुत बड़ा, आपने द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के घनघोर, जो भयभीत कर देने वाले परिणाम आपने देखे ही हैं। शांति, कूटनीति और मध्यस्थता, देखिए जब भी समस्याएं आपसे पूछी जाएं, तो सभ्यताओं के बाद जो परिवर्तन हुए हैं वह शांति और मध्यस्थता के बाद हुए हैं। चाहे वो वियना कन्वेंशन हो, चाहे वो पेरिस कन्वेंशन हो, किसी भी प्रकार के युद्ध के बाद जो है कोई ना कोई कन्वेंशन हुए हैं। यूनाइटेड नेशन है, बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो इसके लिए सहयोग करती हैं। युद्ध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की खोजों
नई तकनीकी का दुरुपयोग, ये पहले लिख सकते हैं आप, थोड़ा बाद में मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये युद्ध का विकल्प क्या होना चाहिए? तो युद्ध बुद्ध के द्वारा ही खत्म किया जा सकता है, यानी कि हिंसा का जो है विरोध मतलब तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अहिंसा को फैला करके हम बहुत सारी जगह जो है हिंसा जो है अवश्यंभावी हो जाता है, उसको रोकना सरकार और लोगों के बीच नहीं होता है। जैसे कि आपने एक छोटी सी नोहेल नोहेल क्या नाम है लड़के का, उसके उसकी हत्या हो गई, पुलिस वालों ने जाने अनजाने जैसे भी की हो, उसको लेकर के एक बड़ा दंगा, एक पीसफुल कंट्री में एक बड़ा दंगा हो चुका पेरिस में, आपके फ्रांस में। तो वो आप देख ही रहे हैं। तो युद्ध का विकल्प जो है शांतिपूर्ण समझौता ही हो सकता है। तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे, चाहे महावीर हों, चाहे बुद्ध हों, चाहे हमारे गांधी जी हों, इन्होंने विकल्प दिया ही हमें। अहिंसा एक बड़ा विकल्प है। निष्कर्ष में कुछ अपने सुझाव और निष्कर्ष देकर के आप इसको खत्म कर सकते हैं। तो ये फ्रेमिंग इज मस्ट। आपको कभी भी निबंध लिखना हो तो ये मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, इसको आप जरूर फ्रेम करें, ठीक है ना। उसके बाद उदाहरण कैसे दें? तो उदाहरण के लिए मैंने बताया कि आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तभी आपके पास नए आंकड़े रहेंगे, नए उदाहरण रहेंगे। जैसे कि एमएमआर रेट क्या है हमारा, टीएफआर क्या है हमारा, जो है क्या क्या टारगेट है। जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए क्या टारगेट बनाया है। उत्तर प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च कर दी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च कर दी है। वैसे ही भारत ने बहुत सारे अपने पंचामृत रणनीति रखी है कार्बन इमिशन को कम करने के लिए। तो ये सब जो है नेशनल इंटरनेशनल एरिना में जो हमारे क्या है, कुछ कमिटमेंट्स हैं, उनको आप याद रखेंगे। नेशनल इंटरनेशनल कुछ कन्वेंशन है, उनकी जो है चीजें आप याद रखेंगे। तो उससे क्या होगा कि आप अपने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को मतलब आप अपने तर्कों को फैक्ट के द्वारा क्या कर सकते हैं, उसको सत्यापित कर सकते हैं। प्रूफ जरूर देना होता है। मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि आप जब भी निबंध लिखें तो केवल हवा हवाई बातें ना करें, फैक्ट्स जरूर दें। और फैक्ट्स देने से क्या होता है, जैसे एक जज, मान लीजिए कि हमारे लेखनी को एक जज करने वाला एक जज है और हम एक लॉयर हैं, ठीक है ना। हम एक लॉयर हैं। अब ये लॉयर क्या करेगा, जब तक फैक्ट नहीं देगा, अपराधी जो है अपराध तय नहीं होता अपराधी का, ठीक है ना। तो वैसे ही आपकी लेखनी की अच्छाई जो है आपके तथ्यों पर भी डिपेंड करती है। तो उदाहरण के लिए यदि आप जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर चर्चा कर रहे हैं तो आप प्राकृतिक आपदाओं, वैज्ञानिक रिपोर्टों या देशों द्वारा इस मुद्दे पर हल करने के लिए कई सफल पहलों का भी उदाहरण का हवाला दिए। जैसे कि आप भूकंप से संबंधित कोई समस्या लिख रहे हैं तो जापान ने बहुत सारी टेक्निक डेवलप कर ली है। जापान के बहुत सारे ऐसे टेक्निक हैं जिनके बारे में आप डिटेल में बता सकते हैं, ठीक है ना। वहां पर 6 से 8 तक के भूकंप जो है कुछ काम नहीं करते। करंट अफेयर से अपडेट रहें। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये करंट अफेयर्स आपको जानना बहुत जरूरी होता है। अभ्यास और समय प्रबंधन, मैंने बताया कि 10 से 15 ऐसे आप लिख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मूल्यांकन, आप इवेल्युएशन जरूर कराएं, यानी कि 10 कॉपी जरूर मुझसे आप इवेल्युएट कराएं। और बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि मैं इवेल्युएट नहीं करता। 100% इवेल्युएशन हो चुका है, ठीक है ना। किसी एक की भी कॉपी नहीं बची है। अगर किसी की गलती से रह गई हो तो फिर से सेंड कर सकता है मुझे, ठीक है ना। सभी के कॉपी चेक हो चुकी है, ठीक है ना। अब कुछ एक गांठ बांध लेने वाली एक चीज है कि याद रखें, निबंध लेखन एक कौशल है जो अभ्यास और दृढ़ता से सुधरता है, ठीक है ना। सुधारता नहीं है, सुधरता है। प्रक्रिया को अपनाएं, अपनी गलतियों से सीखें और अपनी लेखन शैली को निखारने के लिए लगातार काम करें, ठीक है ना। अब आप सोचेंगे कि हम 4 निबंध पढ़ के या मेरी वीडियो देख के आप निबंध सीख जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप जो है जरूर डिटेल में इसका स्टडी करें। और कल से क्लासेस रेगुलर स्टार्ट होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। जो लोग भी मुख्य परीक्षा दे रहे हैं उनको जरूर ये वीडियो शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।